अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। एहतसाब अदालत ने कप्तान और बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। इससे सिर्फ एक दिन पहले साइफर केस में भी कप्तान और शाहमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। दोनों ही केसेस में सजा सुनाने से पहले अदालती कार्रवाई के आखिर में तेज रफ्तारी से अदालती कार्रवाई को निपटाया गया। कप्तान और उनके वकीला की हिकमत अमली केसेस को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने की थी, जो बज़ाहिर नाकाम रही। अदालतों ने सजा सुना दी है। सूरत हाल का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो इन केसेस को अगर डिले किया जाता तब भी इनमें सजाएं यकीनी थी। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद तोशाखाना रेफरेंस पर साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया को सजा सुना दी, जिसके बाद मुल्जिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल होंगे और दोनों मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। आज की समाअत के दौरान अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई और इस्तफसार किया कि आपका 342 का बयान कहां है। साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। अदालत ने उनसे मुकालमा किया कि आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा कराएं और अदालती वक्त खराब ना करें। बानी पीटीआई ने कहा कि आपको क्या जल्दी है, कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, वकीला भी आए नहीं, वकीला आएंगे तो उनको दिखाकर जमा कराऊंगा। इस मौके पर बानी पीटीआई ये कहते हुए कि मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं, कमरे अदालत से वापस चले गए। बाद जज ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए उनको पैगाम भेजा कि आप कमरे अदालत में आए, हमने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, लेकिन बानी पीटीआई ने इनकार किया, जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का मुख्तसर फैसला जारी किया। अदालत में बार बार पुकारे जाने पर वो कमरा अदालत जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया है। इस केस की मुख्तसर टाइमलाइन पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ को कम कीमत पर हासिल किया और फिर इन तहाइफ को $6,35,000 में फ़रोख्त किया। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिस पर खाना कावा का मॉडल बना हुआ है और इसकी आलमी मार्केट में कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ रुपए है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़ जमान पार्क में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। बाद 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में उनको नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था, जिसमें अदम पेशी के बायस उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त पर असम्बली ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, जिसके बाद तहकीकात हुई और रेफरेंस के मुताबिक नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से भी तखमीना लगवाया। तहकीकात में साबित हुआ कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई गई। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की, जहां 30 से ज्यादा समाअतों के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इस दौरान इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया, मगर कोई खास रिलीफ नहीं मिल सका। बाद 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। 6 दिसंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद की थी। रवा साल 9 जनवरी को बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्मायत की गई। 29 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अड्याला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना मुकदमे की समाअत की। इस्तगासा के 20 में से 16 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड कराए, जबकि बाकी 4 गवाहान को गैर मुतल्लका होने पर तर्क कर दिया गया। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद हो गया, जबकि बुशरा बीबी को 25 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था, जिसके बाद आज हतमी तौर पर केस का फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इसको कानून के साथ खिलवाड़ करार दिया जा रहा है। अलीमा खान तो इस हवाले से अपनी वकला टीम और मुख्तलिफ बार्स के खदशात का इजहार कर रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे। इसमें इस्लामाबाद से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर तजियाकार साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज साइफर केस का फैसला आया, अब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। तोशाखाना नैब केस का फैसला आए हुए भी 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर्स नहीं आए हैं। ये तफसीली फैसला जारी ना होने के पीछे क्या वजह है? इसकी कोई वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। इंतजार में है हम भी, और ताकि पता चले कि किस बुनियाद पर 10 साल की सजा सुनाई गई है और कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां पे इस्तिगासा ने कोई सबूत फराहम किए हैं और कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां पे इस्तिगासा सबूत फराहम नहीं कर सका।
और अदालत ने किन जो है वो बुनियादों पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है, ये अब समझ नहीं आ रही इस बात की। उमूमी तौर पर यही होता है कि जब भी जजमेंट इस तरह की सुनाई जाती है तो फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट्स उस जजमेंट की कॉपी उनके सामने होती है, वो कॉपी उन मुल्जमान के हवाले कर देते हैं जिनको सजाएं सुनाई जाती है, और वही कॉपी जो है मुख्तसर फैसले की कॉपी वो मीडिया को भी दे दी जाती है। लेकिन एक गैर मामूली सूरत हाल है, कल दिन 12 बजे साइफर केस का फैसला सुनाया गया था, उसका कोई मुख्तसर फैसला भी सामने नहीं आया और डिटेल जजमेंट भी इस वक्त तक भी जो है वो सामने नहीं आई, और जो एक सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन है, वो अभी तक जो है वो बरकरार है। और ये तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार कर रही है कि तफसीली फैसला मिलने के बाद इन दोनों फैसलों को चैलेंज किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज का जो फैसला था वो भी अब ऐसे लगता है जैसे दोनों जो अदालतें हैं उन्होंने फैसले सुनाने का एक ही अंदाज था कि कल भी जो है वो जो 342 की स्टेटमेंट है वो इमरान खान दे रहे थे, साथ शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, वो स्टेटमेंट आधी उन्होंने दी, जज साहब बाहर चले गए, फिर आए, थोड़ी सी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, जज साहब ने वहीं पे एक सवाल पूछा और वहीं पे सजा सुना दी। आज भी उनको बुलाया गया, 342 की स्टेटमेंट आपकी हुई है, किधर है, पूछा गया, पूछा, वो वापस हाजिरी लगाई, उन्होंने वापस गए, केस कॉल हुआ और सजा सुना दी गई। उमूमी तौर पर तरीकाकार ये होता है कि जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, जो ट्रायल की स्टेजेस हैं, उनमें 342 की स्टेटमेंट एक सेकंड लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो होती है आर्गुमेंट्स, मतलब जो फ्रीकैन के जो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो दोनों केसेस में वो आर्गुमेंट्स कहीं साइफर का कहा जा रहा है कि वो सरकारी वकीलों ने और उन्होंने पहले ही आर्गुमेंट्स कर लिए थे, बाद में 342 की स्टेटमेंट हुई है, और इस केस में ये कहा जा रहा है कि आर्गुमेंट्स हुए ही नहीं, उनके वकीला को लिए ही नहीं है। और वहीं मतलब एक तेजी थी, एक जल्दी थी, एक कोई समझ नहीं आई, और इतने लूप होल्स छोड़ के बगैर कोई ऑर्डर लिखे हुए आपने फैसला सुना दिया। फिर ये ऐसे सवालात हैं जो यकीनी तौर पर जब ये अपील में जाएंगे इमरान खान और ये शाह महमूद कुरैशी और फिर इमरान खान और बुशरा बीबी, इन दोनों केसेस में, तो में उनको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। जो इब्तदाई तौर पर जो रिलीफ चाहिए होता है कि आपको सजा सस्पेंड करके उनको बेल दे दी जाए, वो भी उनको मिल जाएगा। और फिर अब जब अपील की बात, लेकिन ये जो बेल वाला मामला है साकिब साहब, एक में 10 साल सजा है, एक में 14 साल सजा है, तो ये जो बेल की स्टेजेस होती हैं, फौरी तौर पर बेल वाला मामला, तो एक में 10 साल है, दूसरे में 14 है, क्या फौरी तौर पर बेल मिल सकती है इस तरह की, इस मुद्दत की सजा में भी? जी बिल्कुल मिल सकती है फौरी तौर पर। मतलब यह है कि 1-1.5 महीना लग जाता है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि बेल क्यों अदालतें दे देती हैं, उसका एक पर्पस होता है। जब बेल जो है वो फाइल होगी तो अदालत एक ओवरव्यू लेती है कि पूरी जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट की, क्या ये जजमेंट जो है वो बादियुन नजर में इसमें कोई शकूक शुबहात तो नहीं है। अगर तो अदालत ये समझे कि नहीं, 90% जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है बजाहिर ऐसे लग रहा है कि वो मेरिट पर है और इसमें आगे चलकर इसमें ये फैसला चेंज होने का कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा, फिर जमानतें नहीं दी जाती। लेकिन अगर अदालत जमानत की स्टेज पर यह देख ले कि नहीं, इस स्टेज पर लग ऐसे रहा है कि ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है ये सस्टेन शायद ना कर सके, तो ये ओवरव्यू लिया जाता है। तो इन दोनों केसेस में अगर ओवरव्यू लिया जाए तो दोनों केसेस ये बोल कर बता रहे हैं कि ये दोनों सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, यानी इंतखाबात से पहले तो कोई इंटरिम रिलीफ नहीं हो सकता, 1-1.5 महीना तो फिर भी दरकार होगा। नहीं, इंटरिम रिलीफ, इंतखाबात तो अभी 8 दिन रह गए हैं। ये अपील 1-2 रोज में फाइल होगी, फिर बेंच बनेगा, फिर अगले 3 से 4 रोज में अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल में हो सकता है फ्राइडे या मंडे को पहली समाअत होगी, फिर समाअत में नोटिस होंगे, नोटिस 8-10 दिनों के लिए हो सकते हैं, फिर एक समाअत होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो 1-2 समाअतें या 3 समाअतें लग जाती हैं। तो ये तकरीबन अराउंड इलेक्शन से पहले तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं कि मिड मार्च या मार्च के पहले वीक तक हो सकता है कि, या फरवरी के एंड तक इस तरह जो है वो हो सकता है कि इन केसेस के फैसले, जमानतों के फैसले आ जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड सजा है, आप देखते हैं 14 साल की और दूसरे केस में 10 साल की, आपको लगता है कि नहीं अभी नर्म हाथ रखा गया है अदालतों की तरफ से? अगर तोशाखाना की बात की जाए तो जो फाइल मैंने पढ़ी, जो केस बनाया नैब ने, तो ये
14 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट उस वक्त दी जाती है जब जो है वो पूरे सबूत हो, इतने मजबूत बुनियादों पर वो बनाई गई हो। तो ये जो तोशाखाना नैब केस है एक कमजोर केस है, इसमें कमजोर जो है वो एविडेंस है। नैब का केस जो है वो बनता नहीं था जो उन्होंने बनाया। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो सजा जो दी गई है ये दुरुस्त है। और जो साइफर के केस है वहां तो सजा केस ही 2 साल का बनता था, मतलब 14 साल और सजाए मौत का एक सिंगल लाइन एविडेंस नहीं था। 10 साल सजा किस तरह दी है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल बनती थी, अगर ज्यादा ज्यादा अगर बनती भी थी वो भी साबित करना था। ठीक, अब जाहिर है ये अदालत के डिटेल्ड ऑर्डर आने में भी वक्त लग रहा है। ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो समझ आएगी कि किन ग्राउंड्स पे ये इतनी मुद्दत की सजा हुई है। साकिब साहब, ये केस का फैसला सुनने के फौरी बाद बुशरा बीबी बड़ी तेज रफ्तारी से अडियाला जेल पहुंची और वो विजुअल्स भी हमारी नजर से गुजरे और फिर उसके बाद एक मखमसा सा था कि गिरफ्तारी हो गई या नहीं हुई। फिर नैब को भी तरदीद करनी पड़ी इनिशियली। ये क्या होता रहा अदालत में और फिर अब बुशरा बीबी क्या अडियाला जेल में ही रहेगी या फिर जेल से शिफ्ट किया जाएगा उनको, क्योंकि खवातीन की एक जेल मुल्तान में है? नहीं, खवातीन की जेल मुल्तान में नहीं है। ये यहाँ पे जो अडियाला जेल है यहाँ पे भी खवातीन के अलग जगह बनी हुई है, वहां पे खवातीन को रखा भी जाता है। लेकिन उसके लिए तो वो ट्रायल में जो होती है उनको नहीं रखा जाता हवालात में। परमानेंट भी यहाँ पर कैदी ऐसी हैं जिनको 14-14 साल सजा हुई हो। जी, परमानेंट भी यहाँ पे रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। परमानेंट भी, क्योंकि मरियम नवाज आपको पता है यहाँ पे रही है, उनको सजा थी। तो कैप्टन सफदर भी थे, मरियम नवाज भी थी, नवाज शरीफ भी थे, वो इसी अडियाला जेल में रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि यहाँ पे रखा नहीं जा सकता। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अजीब बात है। मेरे ख्याल में शायद तो लोगों को पता नहीं है या फिर ये है कि वो समझना नहीं चाहते कि जो जब एक बंदे को कन्विक्शन मतलब सजा हो जाती है तो फिर पुलिस या किसी इदारे के पास ऑप्शन नहीं है कि ये ऑप्शनल है कि जी हम अभी गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, हम 4 दिन के बाद डाल रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब कन्विक्शन हो गई तो वेरी नेक्स्ट मतलब लम्हे ये आपने गिरफ्तारी डालनी है। मतलब बुशरा बीबी ने जाकर सरेंडर किया, फिर गिरफ्तारी हो गई। अब उनका जो फेट डिसाइड होना है कि जेल में रखना है या किसी को सब जेल करार देना है, बनी गाला को या किसी जगह को, वो अलग एक चीज है। लेकिन क्या ये भी ऑप्शंस में है कि बनी गाला को सब जेल करार दिया जाए? अभी भी ऑप्शंस में है? ये अभी ऑप्शन में हो सकता है, मतलब ये चीज सुनी जा रही है, सुनी सुनाई बात है। अभी कोई मुझे किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, कोई कह रहे हैं लोग कि इस तरह का कोई सोचा जा रहा है। लेकिन यह है कि जहां पे भी हो उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, वो अब उनकी कस्टडी में है। गिरफ्तारी ना होने का मतलब तो ये है कि बंदा चला जाए कहीं पे, वहां से निकल के चला जाए। जब एक जो है वो खातून खुद गई है अडियाला जेल में, उन्होंने पुलिस जो पुलिस थी वहां पे खवातीन की लेडीज पुलिस थी, उस पुलिस के सामने सरेंडर किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया है, उन्होंने सारा सामान उनके पास है, सारी चीजें उनके पास है और वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये है कि वो अगर वो अडियाला जेल काम देख रहे हैं कि अडियाला जेल रखना है या किसी और जगह रखना है, वो एक अलग बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब एक नहीं दो केसेस में सजा याफ्ता हो चुके हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अब पाबंदे सलासल है। इलेक्शन से एक हफ्ता कबल इनको 2 केसेस में सजा सुनाई जाना सियासी तौर पर पीटीआई के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे वोटर्स जो हवा का रुख देखकर वोट डालते हैं और आखिरी हफ्ते में अपना ज़हन तब्दील करते हैं, वो इस फैसले से मायूस होकर बज़ाहिर इक़्तिदार में आने के लिए फेवरेट जमात के पलड़े में अपना वोट डाल सकते हैं। ये स्विंग वोटर्स माने जाते हैं और स्विंग वोट इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे वोटर्स की तादाद हर हल्के में 15 से 20% है। ये वोटर किसी भी जमात के उम्मीदवारों की जीत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आज हकीकी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश के मुताबिक तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन से 1 माह कबल ही हतमी तौर पर नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई, जिसके बाद इलेक्शन से कबल मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून को बगैर कायद महदूद इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी थी। आज ठीक उसी तरह पीटीआई के बानी जेल में है, उनको 10 बरस और 14 बरस की सजा सुनाई गई है। मरियम नवाज की जगह बुशरा बीबी अडियाला जेल की मुक़य्यद है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद है, मगर फिर भी पाबंदियों में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अब इसे मकाफात अमल कहें या इंसाफ के पलड़े बराबर होना, लेकिन आज सूरत हाल उसी मकाम पर है जिस तरह 2018 में मुस्लिम लीग नून के लिए थी। फ़र्क बस इतना है कि 2018 में ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम और खुशियाँ मनाई जाती थी, लेकिन अब 2024 में दीगर पोलिटिकल पार्टी सिर्फ तनकीद पर इक्तफा किए हुए हैं। साइफर के बाद आज तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून इस फैसले और सजा को कैसे जस्टिफाई करती है और दुरुस्त करार देती है, जरा वो आपके।
जितने साजिशें, जितना इंतकाम ना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अपने अंजाम को पहुंचे। आज टीवी पर बैठकर देखते होंगे नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी दोबारा। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। 11-12 साल पूरी सियासत जो थी उसका जो महवर था वो दूसरों को चोर कहने पे गुजार दिया, और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। तोशाखाना के तहफ ऐसे हैं जिनकी कीमत लोकल सतह पे 10 करोड़ लगवाई गई और उसका 50% 5 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया गया, और फिर उस घड़ी को वसूल करके ब्लैक मार्केट के अंदर 80-90 करोड़ का बेचा गया और मुनाफा कमा के खा गए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का यह मानना है कि साबिक वज़ीर आज़म को सजा दुरुस्त हुई, लेकिन इस पर खुशियां नहीं मनानी चाहिए। उन्होंने कभी खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के अमल की हिमायत नहीं की, लेकिन पीटीआई की तरफ से फरियाल तालपुर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। सदा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है, और ये वो कानून है जिसका इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ सजाएं सुनाया जाना ही वाहिद मुश्किल नहीं है, जगह जगह उनकी राह में रुकावट है। वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलमदम होने के बाद अब तहरीक इंसाफ दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना चाह रही है, जिसके लिए आज इस जमात की जनरल बॉडी का इजलास बुलाया गया। लेकिन इस्लामाबाद में जिस जगह पर यह इजलास तलब किया गया उसको पुलिस ने सिक्योरिटी हिसार में लिया। इसके बावजूद ये जनरल बॉडी इजलास हुआ। जनरल बॉडी इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन मौजूद थे, जबकि कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से मेंबरान और ओहदेदारान ने इसमें शिरकत की। तहरीक इंसाफ जनरल बॉडी इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की करारदाद मंजूर कर ली गई और करारदाद पास होने के बाद जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का इंदिया भी दिया गया है। इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर का उमर अयूब को तैनात किया गया है, जबकि फेडरल इलेक्शन कमीशन रऊफ हसन होंगे, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जल्द ही ये इंतखाबात हो भी जाएगी। और ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर ये कहा गया है कि वो तमाम लोग जो कोर्ट के फैसले की वजह से पीटीआई के मेंबर हैं उनको अपनी मेंबरशिप के शवाहिद भी पेश करना होंगे। यानी ये डायरेक्ट इशारा है अकबर एस बाबर और उन लोगों के ऊपर जो डिसग्रंटल्ड लोग थे और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अगेंस्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सारे मंजरनामे को कैसे देखती है, बात करेंगे। इस वक्त नून लीग के सीनियर रहनुमा नदवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, बानी चेयरमैन पीटीआई को, उनकी अहलिया को आज 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। गुज़श्ता रोज़ साइफर केस में 10 साल की सजा हुई। क्या नून लीग जो मुतालबा करती थी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कभी किसी तराजू, हम तो चाहते इंसाफ हो, इंसाफ होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सहूलतकारी हो रही है शायद इमरान खान के लिए, उसको मजलूम बनाने की कोशिश की जा रही है। द हैस्टी वे दे हैव अडॉप्टेड वो प्रॉपर नहीं है। इमरान खान की देखिए इस केस के 2 एंगल, एक पॉलिटिकल एंगल है, एक लीगल एंगल है। लीगल एंगल में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया मेरी घड़ी मैं जिसको चाहूं बेचूं। उन्होंने ये मना नहीं किया कि ये घड़ी मेरी नहीं थी और हमने तोशाखाना से नहीं लिया था, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा हमने लिया है, तो वो एडमिशन था उनमें। ये बड़ा इस्टेब्लिश केस है। दूसरी तरफ जब साइफर का मामला है, इस साइफर के बाकी चीजें छोड़ दें, ये साइफर कहाँ चला गया? देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब कोई चीजें आती हैं तो उसके इनवर्ड और आउटवर्ड की एंट्री होती है, तो क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस इतना अनसेफ, अनसिक्योर है कि यहाँ पे कोई भी दस्तावेजात आए और यहाँ से चला जाए? तो ये एक अलग चीज है, मगर द वे इट हैज बीन कंडक्टेड वो मुझे एज ए लॉयर मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, अपील नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर जो कुछ हुआ है ये शायद एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि जिस तेजी से ट्रायल चलाया गया है उसके अपने अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेक्यूनाज है, और अल्टीमेटली जब सुपीरियर कोर्ट्स में मामला चैलेंज होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बानी चेयरमैन पीटीआई को पहुंचेगा। निहाल साहब, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बार बार आपकी तरफ से कहा जाता था कि वो जो 2018 में आपके साथ हुआ वो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ भी होना चाहिए, उनको भी उसी को फेस करना पड़ा चाहिए। तो आज आम इंतखाबात 2024 से पहले उनके साथ वही कुछ हो रहा है जो आपके साथ 2018 से पहले हुआ था। नहीं, खतर नहीं। हम एक बात जानते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, नाजायज किसी के साथ ना हो। अगर नाजायज क्या होता ना
तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी हमने नहीं, लेकिन आप एतराफ कर रहे हैं ना कि ट्रायल जिस तेजी से और जिस उजलत से चला है वो नाइंसाफी है। बतौर लीगल पर्सनालिटी, बतौर लॉयर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ हैस्टी, मगर इसमें दो चीज और होता है, डिले इन जस्टिस, डिनाइंग जस्टिस, ये भी एक चीज है। इमरान खान को जितना मौका दिया गया, कभी किसी को पाकिस्तान में इतना मौका नहीं दिया गया। कभी वो भागते रहे, फरार हासिल करते रहे, कभी स्टे के पीछे छुपते रहे, कभी उनके वकील भागते रहे, फिर वकील उनके बदलते रहे, और ये शायद एक डिजाइन और प्लान था। आज भी जो लोग इमरान खान को फैसिलिटेट करना चाहते हैं वो यही कुछ करना चाहते थे, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड केस है। इसके प्रोसीडिंग में शायद ठीक नहीं है, मगर ये एक स्टैब्लिश केस था। इमरान खान ने खुद इसको एडमिट किया था कि हाँ ये घड़ी मेरे अच्छा, पास निहाल है। साहब, इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, वो रिहा करेंगे, और वो इससे एक तासुर मजीद तकवीयत पकड़ता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए पीटीआई को और उनके चेयरमैन को। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमने कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, जबकि उल्टे दूसरी तरफ हमारी पार्टी की तमाम लीडरशिप वो विक्टिमाइज होती रही। शायद आप भूल रहे हो कि मरियम नवाज साहबा पे मां से इसके कोई और इल्जाम नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी है। कैप्टन सफदर का कोई और इल्जाम नहीं था कि मां से कि वो मरियम नवाज के शौहर है और नवाज शरीफ साहब के वो सन इन लॉ है। तो ये ऐसी बात नहीं। और इमरान जो बिलावल साहब बात करें, बिलावल साहब का क्या कहना, वो सबसे पहले तो देखें कि उनके दौर में जो लोगों को विक्टिमाइज किया गया, जो लोग मिस होते रहे खेतों में, खलियानों में, मजदूर, उनको उनके ओपोनेंट पार्टी के लोग, उनको पहले इंसाफ दिलाएं, उन हारियों को इंसाफ दिलाएं, उन मजदूरों को इंसाफ दिलाएं, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाएं, सलाब ज़दागान वालों को इंसाफ दिलाएं। पॉलिटिकल केस तो बहुत बात की बात है, और उन लोगों को इंसाफ दिलाएं जो लोग 15 साल से सिंध में बिलावल साहब की हुकूमत के। निहाल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज अगर पीटीआई कॉर्नर्ड है या उनकी लीडरशिप कॉर्नर्ड है तो इसका फायदा किसको होगा? यानी एक स्पेस क्रिएट हुई है, खुद पीटीआई इसका फायदा उठाएगी सिंपैथी वोट की सूरत में, या आपको लगता है कि नहीं, नून लीग इसको कैपिटलाइज करने की पोजीशन में? नहीं, हमारा पीटीआई से कोई लेना देनी नहीं है। देखिए, हम घोड़े, वो खच्चर और गधे, कोई मुकाबला नहीं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको एक फैसिलिटेट करके बनाया गया। कुछ यहाँ से ये भानुमति का कुंभा है। नहीं, लेकिन फैसिलिटेट तो आपको भी किया जा रहा है। इसराइल से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है। निहाल साहब, इन दिनों फैसिलिटेट तो आपको भी किया जा रहा है, उसके लोग होते हैं। इन दिनों लाडले तो आप भी हैं। नहीं, हम लाडले अवाम के, अल्लाह के बाद अवाम के हम लाडले हैं। और हम लाड इसलिए हमारा है कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप किया, पाकिस्तान को हमने पोर्ट्स दिए, पाकिस्तान को मोटरवेज दिए, पाकिस्तान को बिजली घर दिया, पाकिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप दिया, पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर किया, किसानों को 16 एकड़ जमीन दी हमने। हम लाडले हैं। पाकिस्तान की जीडीपी को हम बहुत आगे लेके गए। पाकिस्तान में सीपैक लेके आए, पाकिस्तान में मिसाइल प्रोग्राम लेके आए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। इसलिए मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम का। लास्टली निहाल साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये वोट को इज्जत मिलने जा रही है? ये तो पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा कि वोट को इज्जत देना चाहिए। इसके अलावा कोई और पाकिस्तान पास कोई और हल नहीं है। पूरे पाकिस्तान को मिल करके आपकी हुकूमत, तो आप वोटर सपोर्टर्स को, आप पब्लिक को याद कराएंगे तो फिर अवाम को याद आएगा कि वोट को इज्जत दो भी कभी आपका बयानिया था। आज भी है ये बयानिया, कल भी था, आज भी है। ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक हमारा ये बयानिया थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, कि जो आपको वोट दे उस वोटर को इज्जत दो। मैंने कही ये तशरीह सुनी है कि तशरीह बदल गई है वोट को इज्जत दो की। अगर आपको याद हो, अगर आपको रेहान याद हो, तो 2013 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दिया, वरना इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती केपी में, वरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनती सिंध में। और यहाँ तक कि हमने इज्जत दिया कि बलूचिस्तान में हमने अपने इत्तेहादी पार्टी थी बीएनपी वाले डॉक्टर मालिक साहब को कहा कि आए पहले आप हुकूमत करें, तो हमने हर के वोट का, मैंडेट का एहतराम किया है। और अगर हम ना करते तो ये इमरान खान की हुकूमत तो केपी में नहीं बनती। वहां पर तो फजलुर रहमान साहब भी थे, पीपल्स पार्टी वाले भी थे, हम भी थे। तो हम वोट को इज्जत देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आबा यानी ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त
खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। और इस फोरम ने अज़्म किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ का अपने खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका को भारत की जानिब से मावराए इलाकाई और मावराए अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। आलमी बरादरी पहले ही भारत की मुजरिमाना रवैये और दुनिया भर में कत्ल व गारत गरी के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। और फोरम ने फ़लस्तीन और गज़ा की आवाम की हिमायत का अदा करते हुए तनाज़े के इंतहाई मनफी असरात और ख़त्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायज़ा लिया है। फोरम ने फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल की फौरी ज़रूरत को मुतफ़क़ा तौर पर तस्लीम किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी तक अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। और फिर यह भी हुआ कि आम इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक कंसल्टेशन हुई कि इनके पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत के लिए पाक फ़ौज यानी पाकिस्तान आर्मी की तैनाती पर जो डिस्कशन हुई और पाक फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम देने के अज़्म का इजहार किया गया। और किसी को भी ये इरादा किया गया कि सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत गैर कानूनी सरगर्मी और मुजरिमाना माफियाज़ के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को सराहा। और शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस तरह के इक़दाम और उनकी मईशत और अवाम की फलाह बहबूद पर मस्बत असरात को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने की ज़रूरत पर जोर भी दिया है। अब 262वीं कोर कमांडर जिस वक्त हुई है, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है इंतखाबात सर पर हैं और कल ही जो मुल्क में सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस हैं उसको असर नौ जायज़ा लेने के लिए ख़ास तौर पे इलेक्शंस के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुला लिया है। और इस इजलास के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी दाखिला हैं वो भी मौजूद होंगे, निगरान वज़ीर दाखिला भी मौजूद होंगे, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ होंगे, आईजीज़ होंगे। और फिर देखा जाएगा ख़ास तौर पे 2 सूबों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो हमने आज भी देखा है कि 2 पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स हुए हैं। एक इंसिडेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक NA 8 बाजोड़ से कैंडिडेट को जाम शहादत नोश कर गए, उनको उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई कैंपेन के दौरान और रेहान ज़ेब उनका नाम बताया जा रहा है। और दूसरा जो है वो ANP के एक कारकुन है ज़हूरुल हक, जिनका इंतकाल हुआ है और वो भी इंतखाबी दफ्तर पर फायरिंग के नतीजे में इंतकाल हुआ है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जो इंतहाई गैर मामूली है और यकीनन इसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी इंतहाई गैर मामूली है। और अब कल ये फैसला कि इन 2 सूबों के अंदर क्या सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस है उससे कैसे निपटा जाएगा और फिर क्या फैसले लिए जाएंगे। क्या सूबों के अंदर इंतखाबात को इल्तवा में डालने से मुताल्लिक को बड़ा फैसला भी आ सकता है या मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इंतखाबात के डिले का फैसला आने का इम्कान भी है। काले धन की रोकथाम, जालसाजी का तदारुक और छुपी हुई दौलत मार्केट में लाने के लिए स्टेट बैंक ने पुराने नोटों को नए करेंसी नोट से तब्दील करने का उसूली फैसला कर लिया है। माशी माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 341 अरब से जायद का काला धन मौजूद है। ये काला धन वो पैसा है जो टैक्स नेट में नहीं है, इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। ये काला धन चोरी का पैसा है। इस काले धन को सफ़ेद करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है। एक नई अनगिनत एमनेस्टी स्कीम्स दी गई, लोगों को बार बार मौके फराहम किए गए कि वो अपना काला धन सफ़ेद करें, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नॉन फाइलर्स पर खुसूसी टैक्स लगाए गए जिसका मकसद भी यही था कि लोग फाइलर बन जाएं और अपने काले धन को सफ़ेद करें, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें बेसूद हुई। लोग ना तो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ना ही वाइट मनी करने के लिए तैयार है, ब्लैक मनी निकालने को रेडी नहीं है। जिसके बाद अब लगता है कि स्टेट बैंक ने पुराने नोट्स ही तब्दील करने की ठान ली है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नोट नए सीरियल नंबर, डिज़ाइन, हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। जमील अहमद का कहना था कि
नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है और उम्मीद है नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि भारत की तर्ज पर करेंसी नोट की तब्दीली अचानक नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए करेंसी नोट्स के डिजाइन के लिए 8 मुकाबले के इनेकाद का ऐलान किया है। और बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि तमाम मालियत के नए करेंसी नोट डिज़ाइन और इजरा पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। यकीनन ये बड़ा अहम स्टेप है जिसमें पुराने करेंसी नोट्स लोगों को निकालने पड़ेंगे और नए नोट्स 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 5000 का नोट जो है वो तब्दील करना होगा, जिसमें नए सीरियल नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।